वादी कश्मीर की आज़ादी के लिए कोशिश, एक मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। आपके लिए पेश खिदमत है मिशन कश्मीर। रॉ के कश्मीर अफेयर्स वाले हेडक्वार्टर के चीफ जीडी पांडे तक पहुंचने का रास्ता उसकी इकलौती बेटी मीनाक्षी को दरमियान से निकाल दिया जाए तो फिर अंधे कुएं में छलांग लगाने वाली बात थी। फिर मुझे एक तवील और दुश्वार गुजार रास्ते से गुजरकर मिस्टर पांडे तक पहुंचना था, और उसमें भी कामयाबी की उम्मीद 5% से ज्यादा नहीं थी। अगर उस शख्स की बेटी न होती तो लामहाला मुझे यही तवील और दुश्वार गुजार रास्ता इख्तियार करना पड़ता, यानी मैं एक हिंदू जैन भगत के रूप में जीडी पांडे तक रसाई हासिल करता, फिर उस पर अपना असर जमाता, फिर उसका एतमाद हासिल करता जो बगले के सर पर मोम रख कर उसको पकड़ने वाली तरकीब थी। अब जबकि उसकी इकलौती और चहेती बेटी मौजूद थी तो मैं ये रास्ता शॉर्टकट से बड़ी आसानी से तय कर सकता था और पहले ही अटैक में रॉ के खुफिया शोबे की फाइलों तक पहुंच सकता था। मगर करीम भाई ने ठीक कहा था कि मीनाक्षी कंप्यूटर साइंस के मॉडर्न जमाने की पढ़ी लिखी लड़की थी। उसके रोशन और तरक्की पसंद दिमाग को अपने काबू में करने के लिए जैन धर्म की बातें एक कारगर रोल अदा जरूर कर सकती थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे शोभदा दिखाने की भी अशद जरूरत थी। सवाल ये था कि मैं शोभदा कैसे दिखा सकता था। इन ख्यालों में गुमसुम मैं देर तक क्वार्टर के बंद कमरे में बैठा रहा। नींद बिल्कुल गायब थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे पास इतना वक्त भी नहीं था। कश्मीर में कश्मीरी हुर्रियत परस्त बेसरो सामानी के आलम में तरबियत याफ्ता फौजों का बेजिगरी से मुकाबला कर रहे थे। भारतीय फौज के पास बेपनाह असलहा और जंगी साजो सामान था, उनकी नफरी भी ज्यादा थी, जबकि कश्मीरी हुर्रियत परस्तों के पास वही बंदूकें और असलहा था जो वो भारतीय फौजों से छीन कर ले जाते थे। उनकी नफरी भी कम थी, वो सिर्फ अपने जज्बे और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आज़ादी और इस्लाम की जंग लड़ रहे थे और शहीद हो रहे थे। मुझे जितनी जल्दी हो सके भारतीय फौजी हाई कमान की खुफिया स्कीमों की रिपोर्टें हासिल करके इंडियन फौजी यूनिटों की नकलो हरकत पर काली जरब लगानी थी। उनकी हर नई फौजी हिकमत अमली को तबाह करना था और उन पर यह लर्जा देने वाली हकीकत का इंकशाफ करना था कि कश्मीरी हुर्रियत पसंद दुश्मन के घर तक पहुंच गए हैं। इससे सिर्फ जिहाद कश्मीर की तहरीक को जबरदस्त तकवीत ही नहीं मिलती थी, बल्कि कश्मीर के महाज पर कश्मीरियों पर जुल्म सितम तोड़ने वाले भारतीय फौजी यूनिटों का मोराल भी खत्म हो जाता था। मेरे पास करीम भाई सिगरेट का एक पैकेट और माचिस छोड़ गया था। ये तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं कभी कभी सिगरेट पी लिया करता था। करीम भाई मसलहतन सिगरेट छोड़ गया था। उसकी वजह ये थी कि उसने मुझे एक ऐसा सिगरेट केस दिया हुआ था जिसके साथ ही लाइटर लगा हुआ था। उसी लाइटर के अंदर बहुत ही छोटे साइज का बड़ा ताकतवर ट्रांसमीटर फिट था। इस ट्रांसमीटर के जरिए मैं भारत के अंदर रहकर कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक अपने साथी के रिसीविंग सेट पर सीक्रेट पैगाम के सिग्नल भेज सकता था। इसके लिए जरूरी था कि मैं ये जाहिर करूं कि मैं सिगरेट पीता हूं। ये ताकतवर ट्रांसमीटर वाला सिगरेट लाइटर करीम भाई ने मेरे स्प्रो टैबलेट बम की 15 टिक्कियों के साथ ही उसी क्वार्टर की तहखाने की अलमारी में रख दिया था, जहां वायरलेस सेट, माइक्रोफिल्म डेवलपमेंट का दूसरा सामान रखा हुआ था। ये सिगरेट लाइटर और स्प्रो टैबलेट बम की टिक्कियां आगे चलकर दुश्मन को मौका ब मौका खत्म करने में मेरे काम आने वाली थी। इस प्रो टैबलेट बम के बारे में मैं अपने क़ारीन को एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि ये किस किस्म के बम थे। मेरी कमांडो ट्रेनिंग के दौरान ये बम और उनको तैयार करने का नुस्खा मुझे मेरे दिल्ली के मुजाहिद कमांडो इंस्ट्रक्टर गुल खान ने दिया था। देखने में ये सर दर्द दूर करने की गोलियां थीं, मगर ये इंतहाई धमाका खेज बम थे। मुजाहिद कमांडो इंस्ट्रक्टर और हाई एक्सप्लोसिव्स के माहिर गुल खान ने हर टिक्किया के अंदर खास केमिकल्स का मुरक्कब तैयार करके डाला था। जब इस टिक्किया को स्प्रो की गोली समझकर कोई पानी के साथ निगल लेता तो 3 और 4 मिनट के अंदर अंदर मैदे में जाकर स्प्रो की गोली के साथ उसके अंदर छुपा हुआ कीमियाई मुरक्कब भी हल हो जाता और फिर मैदे के तेजाब से हल होकर वो कीमियाई मुरक्कब एक धमाके के साथ फट जाता और साथ ही दुश्मन के जिस्म के पुर्जे उड़ जाते। इसका तजुर्बा गुल खान ने दिल्ली शहर से बाहर एक कुत्ते पर किया था। उसने मेरे सामने एक आवारा कुत्ते को पकड़कर दरख्त के साथ बांधा, उसके मुंह में जबरदस्ती स्प्रो टैबलेट बम की गोली डाल दी। हम घड़ी की सुइयों को तकने लगे। गुल खान मुझे साथ लेकर कुत्ते से कोई 15-20 कदम के फासले पर एक दरख्त की ओट में हो गया। 4.5 मिनट के बाद कुत्ता जो जोर जोर से भौंक रहा था सर डालकर बैठ गया। उसका जिस्म ऐंठने लगा और फिर एक धमाका हुआ और दूसरे लम्हे कुत्ते के जिस्म के पुर्जे इधर उधर बिखर गए। गुल खान ने कहा था कि ये कमांडो जासूसी की दुनिया में मेरी एक बिल्कुल नई इजाद है। वो हंसकर बोला, अगर मैं जर्मनी में होता तो हिटलर का गुस्टापो का महकमा मुझे सर आंखों पर उठा लेता, लेकिन मुझे खुशी है कि ये बम इस्लाम के दुश्मन, पाकिस्तान और कश्मीरियों के दुश्मन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होगा।
मेरी एक्सप्लोसिव्स की कमांडो ट्रेनिंग के दौरान गुल खान ने मुझे उस इस्प्रो टैबलेट बम का पूरा फार्मूला समझा भी दिया था और लिख कर भी दे दिया था। ये फार्मूला एक कागज पर कोड अल्फाज में लिखा हुआ था, यानी कागज पर दारचीनी, बादाम, काली मिर्च और सौंफ की मिकदार लिखी हुई थी। एक नजर देखने से यही लगता था कि ये बड़ी आला किस्म की बिरयानी तैयार करने का नुस्खा है, मगर इन अल्फाज को डिकोड करने से इन केमिकल्स की सही मिकदार और इनके इम्तजाज का फार्मूला सामने आ जाता था। ये फार्मूला भी करीम भाई ने ताकतवर ट्रांसमीटर वाले सिगरेट केस के साथ ही तहखाने वाली अलमारी में संभाल कर रखा था। तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी थी, तोपों में गोले लोड हो चुके थे, सिर्फ पहले फायर ऑर्डर की जरूरत थी। फिर मेरी और इंडियन फौजी हाई कमांड की सीक्रेट जंग शुरू हो जाती। इंतजार सिर्फ इस बात का था कि पहला गोला किस महाज से फायर किया जाए। इसके लिए हमने जीडी पांडे की बेटी मीनाक्षी वाला महाज चुना था, मगर यहाँ जरूरत इस बात की थी कि पहला गोला ही सही टारगेट पर जाकर लगे। अगर निशाना खता चला गया तो इस बात का खदशा था कि हमें शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं यही सोचता हुआ उठा और कमरे में टहलने लगा। कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती ही जल रही थी। मैंने खिड़की खोल दी। बाहर रात की गहरी खामोशी छाई हुई थी। आसमान पर एक जानिब दरख्तों के पीछे चांद तुलू हो रहा था, जिसकी फीकी फीकी जर्द चांदनी रात के अंधेरे को दूर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। जिस जगह पर करीम भाई का ये गोदाम नुमा क्वार्टर था, वहां से कुछ फासले पर रेलवे लाइन गुजरती थी। मुझे दूर से रेल के इंजन की सीटी की आवाज सुनाई दी। रेलगाड़ी के गुजरने की आवाज कुछ देर तक आती रही, फिर गायब हो गई। खिड़की में से ठंडी हवा आ रही थी। मैं कमरे से निकलकर बाहर दरख्तों के नीचे आकर बैठ गया। मेरा दिमाग सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि मीनाक्षी को अपने कब्जे में करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। मेरे चारों तरफ गहरी खामोशी तारी थी। रेलगाड़ी के गुजर जाने के बाद ये खामोशी ज्यादा गहरी हो गई थी। बहुत दूर अहमदाबाद के किसी कारखाने की रोशनियां सितारों की तरह झिलमिलाती नजर आ रही थी। रात के पिछले पहर का जर्द और उदास चांद जैसे दरख्तों के पीछे आकर रुक गया था। सिगरेट मेरे हाथ में जल रहा था। ये सिगरेट मैंने करीम भाई की दी हुई डिबिया में से कमरे से बाहर आते हुए सुलगा लिया था। मैंने सिगरेट का हल्का कश लगाया और उसे जमीन पर मसल कर बुझा दिया। अचानक मुझे पायल की हल्की सी झनकार सुनाई दी। मैं इस झनकार को पहचानता था। यह हवाई मखलूक चंद्रिका के पायल की झनकार थी। झनकार की आवाज मेरे करीब से होकर गुजर गई। मुझे चंद्रिका नजर नहीं आ रही थी। मैंने दिल में बेजारी के साथ कहा कि ये कमबख्त मुझे तंग करने फिर आ गई है। मेरा तो ख्याल था कि ये बेकनीर की नंदीकंड वाली मुड़ियों में ही रह गई होगी, मगर ये मेरा पीछा करती अहमदाबाद भी पहुंच गई थी। मैं चुपचाप बैठा चंद्रिका के जाहिर होने का इंतजार करता रहा। मुझे यकीन था कि अगर वो आई है तो मेरे सामने जाहिर जरूर होगी, और ऐसा ही हुआ। चंद लम्हों के बाद पायल की झनकार दूर से सुनाई दी। फिर ये आवाज आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगी, जैसे कोई गैबी औरत पाँव में पायल बांधे धीरे धीरे चलती मेरी तरफ आ रही हो। मैं अपनी जगह पर खामोशी से बैठा रहा। झनकार की आवाज मेरे करीब आकर रुक गई। चंद्रिका अभी तक जाहिर नहीं हुई थी। मैं दिल में इस बदरूह को बुरा भला कहने लगा। उसके साथ ही चंद्रिका जाहिर हुई। वो उसी जाफरानी साड़ी में मलबूस थी। माथे पर सोने की जंजीरों वाला हीरा चमक रहा था। कानों में भी कीमती पत्थर थे। उसने पहले रोज की तरह हाथ बांधे रखे थे। मेरी तरफ देखते हुए बोली, मुझे बुरा भला क्यों कहते हो मेरे पति देव? कभी मेरे पायल की झनकार सुनकर तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो जाती थी, अब तो मेरी सूरत से बेजार हो गए हो। मैं चुप बैठा रहा। चंद्रिका ने एक सर्द आह भरी और बोली, आह मेरे प्रीतम, इसकी वजह सिर्फ ये है कि तुमने इस बार एक मुसलमान के घर में जन्म लिया है। अगर किसी हिंदू के घर में जन्म लेते तो तुम्हें मेरे साथ गुजारे हुए पिछले जन्म के सारे वाकयात, सारी मोहब्बत भरी बातें याद होती। आह, भगवान ने मुझे मेरे किसी महापाप की सजा दी है कि तुम्हें किसी मुसलमान के घर में जन्म देकर पिछले जन्म की सारी बातें भुला दी। मुझे उस बदरूह पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, चंद्रिका तुम एक बदरूह हो। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ और मेरा पीछा छोड़ दो। मुझसे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान के घर में पैदा हुआ हूँ और मुसलमान हूँ। बुत परस्त नहीं हूँ, बुत शिकन हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम जाओ तो फिर कभी मुझे अपनी शक्ल न दिखाओ। चंद्रिका ने इसी तरह हाथ बांध रखे थे। चेहरे पर एक गहरी उदासी छाई थी। चांद उसके पीछे खामोश एक जगह रुका हुआ था। उसने आह भर कर कहा, मेरे पति देव, तुम हर जन्म में मेरे खामद रहे हो, मेरे पति देव रहे हो। पिछले जन्म में मैं राजस्थान के राजा के दरबार की नर्तकी थी और तुम दरबार के नर्तकार थे। हम दोनों की राजा ने खुद शादी कराई थी। उस रोज महल को चिरागों से सजाया गया था। फिर होनी होकर रही। तुम बीमार पड़ गए और यमदूत ने तुम्हें मुझसे छीन लिया। तुम्हारी मौत के 1 महीने बाद मैं भी जिंदा न रही। नंदीकंड में जहाँ मैं पहली बार तुम्हें मिली थी, पत्थर की छतरी वाली मेरी मुड़ी मौजूद है। वहाँ मेरे पाँव के निशान भी हैं। तुम्हारी मुड़ी भी मेरे साथ ही बनाई गई थी। मेरे प्रीतम, मुझे पहचानो, अपनी चंद्रिका को पहचानो।
मैंने तंग आकर उसे डांटते हुए कहा, दफा हो जा यहाँ से, और फिर अपनी शक्ल मुझे कभी न दिखाना, नहीं तो मैं ऐसा अमल पढ़कर फूंकूंगा कि तुम जलकर भस्म हो जाओगी। हवाई मखलूक, या आप यूं कह लें कि चंद्रिका की बदरू ने अपना सर झुका दिया और आंसुओं भरी आवाज में बोली, मेरे कुंवर जी, मेरी किस्मत में इस जन्म में तुम्हारी जुदाई लिख दी गई है। मुझे अगले जन्म का इंतजार है, जब तुम भगवान की कृपा से किसी ब्राह्मण के घर में जन्म लोगे। फिर तुम मेरे साथ गुजारे हुए पिछले जन्मों के सारे जमाने याद आ जाएंगे। फिर हम दोनों हाथ में हाथ डालकर अपने मानस जन्म का सारा रास्ता तय करेंगे। मैंने उठते हुए कहा, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। चंद्रिका ने आजी से कहा, कुंवर जी, मुझे इस तरह डांट कर मेरा दिल न तोड़ो। तुमने तो हमेशा मुझसे प्रेम भरे शब्दों में पुकारा है। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी मोहब्बत मुझे तुम्हारे पीछे ले फिरती है। फिर भी मैं अपने आप को तुम्हारे सामने नहीं लाती, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम मुझे नहीं पहचानते और मुझे पसंद नहीं करते। जब तुमने बीकानेर के होटल में एक आदमी का कत्ल किया था तो मैं तुम्हारे कमरे में मौजूद थी, मगर मैं सिर्फ इस ख्याल से तुम्हारे सामने नहीं आई कि तुम मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करते। मैंने तंजिया अंदाज में कहा कि अगर उस वक्त तुम मेरे कमरे में मौजूद थी जब पुलिस वाले ने मेरी तरफ पिस्तौल तान रखा था, तो तुमने खुद उसे खत्म क्यों नहीं किया? अगर वो मुझे गोली मार देता और मैं मर जाता तो तुम खुश होती कि चलो मरने के बाद तुम मेरी रूह से मुलाकात कर सकोगी। चंद्रिका ने कहा, नहीं मेरे कुंवर जी, ऐसी बात नहीं थी। मुझे तुम्हारे दुश्मन के दिल का हाल मालूम था। उसके हाथ में पिस्तौल जरूर था, मगर उसका इरादा तुम्हें कत्ल करने का नहीं था। उसके दिल का हाल मुझ पर खुला था। वो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी टांग पर गोली चलाकर तुम्हें जख्मी करना चाहता था। इसका भी उसने इरादा नहीं किया था। अगर वो इस किस्म का कोई इरादा करता तो मैं उसके पास ही खड़ी थी। मैं उसकी गर्दन को अपनी उंगली से छूकर उसे हमेशा की नींद सुला सकती थी। मैंने कहा, मगर तुम्हारा तो कोई जिस्म ही नहीं है। याद है, मैंने नंदी कंठ की मुड़ियों में रात के वक्त तुम्हारी कलाई पकड़नी चाही थी, मगर तुम्हारी कलाई मेरे हाथ में नहीं आई। तुम तो हवा की लहर की तरह हो, तुम्हारे जिस्म का कोई मादी वजूद नहीं है। फिर तुम दुश्मन की गर्दन को कैसे छू सकती थी? तुम झूठ बोल रही हो। चंद्रिका ने गहरी आवाज में कहा, मेरे कुंवर, तुम ये सब कुछ इसलिए कह रहे हो कि तुम मुसलमान घराने में पैदा हुए हो। तुम वेदों और प्राणों का सारा इल्म भूल चुके हो। मेरा कोई मादी वजूद नहीं है, मगर मेरा जिस्म मादे की तवानाई से बना है। ये तवानाई मेरे महबूब के लिए शबनम की तरह ठंडी है, मगर मेरे और मेरे महबूब के दुश्मन के लिए कड़कती हुई बिजली है, जो उसे एक आन में जलाकर भस्म कर सकती है। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल बिजली के कौंधे की तरह लहरा गया। मुझे ख्याल आया कि ये औरत मेरे मिशन में मेरी बहुत मदद कर सकती है। उसकी खुफिया ताकत से मैं बड़ा काम ले सकता हूँ। मैं उसे कुछ कहने ही वाला था कि चंद्रिका ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरे कुंवर, मेरे पति देव, तुम जो सोच रहे हो वो मुझे मालूम है। मैं तुम्हारे दिल के अंदर छुपे हुए ख्यालों, इरादों को पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ। मुझे ये भी मालूम है कि तुम भारत में एक खास मकसद लेकर आए हो। मैं इस मकसद को हासिल करने में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं मजबूर हूँ। हाँ, अगर तुम्हारा कोई दुश्मन तुम्हें जान से मार डालने का इरादा कर लेगा, तुम्हारी तरफ बढ़ेगा, तो मैं उसे जरूर खत्म कर दूंगी। इसलिए कि अगर तुम किसी के हाथों कत्ल होकर मर गए तो ये मौत गैर तबई मौत होगी। फिर मुझे 1,00,000 साल तक तुम्हारे किसी इंसानी रूप में जन्म लेने का इंतजार करना होगा। इसलिए मैं हर कदम पर तुम्हें गैर कुदरती मौत से बचाऊंगी, लेकिन तुम्हारे कहने पर अपने मुल्क भारतवर्ष के किसी हिंदू वासी को कत्ल नहीं करूंगी। मैं भारतवर्ष में हिंदू औरत के रूप में पैदा हुई थी और इसी भारतवर्ष की भूमि में मेरी खाक मिल गई है। मैंने अगर अपनी जन्म भूमि से गद्दारी करते हुए तुम्हारी मदद की तो मेरा अगला जन्म 1 करोड़ साल के लिए कुतिया के रूप में जाहिर होगा, जो मैं कैसे कबूल कर सकती हूँ। उस बदरू चंद्रिका की बातों से साफ जाहिर हो गया था कि वो मेरे अज़ाइम से वाकिफ है और उसे मेरे दिल का सारा हाल मालूम है कि मैं क्या मकसद लेकर इंडिया में दाखिल हुआ हूँ। मगर चूंकि वो मुझे अपना खामद समझ बैठी थी और मुश्किल वक्त में मेरे काम आ सकती थी, इसीलिए मैंने सोचा कि इस औरत को धुतकारना नहीं चाहिए। वो कमबख्त मेरे ख्यालात जान गई। कहने लगी, मेरे पति देव, मेरे कुंवर जी, अगर तुम मुझे धुतकार भी दोगे तो मैं तुमसे नाराज नहीं होंगी। मुझे तो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी हिफाजत करनी होगी ताकि तुम कुदरती मौत मरने के बाद दोबारा मेरे साथ आकर मिल जाओ। मैंने सोचा कि इस औरत के साथ बगैर मुनाफिकत के पूरी सच्चाई के साथ बात करनी चाहिए। मैंने कहा, अगर तुम मेरे दिल के खुफिया इरादों से वाकिफ हो गई हो, अगर तुम्हें मालूम हो ही चुका है कि मैं क्या स्कीम दिल में लेकर इंडिया में आया हूँ, तो इस बात की क्या जमानत है कि तुम अपने हिंदू भाइयों और मेरे दुश्मनों को मेरे इरादों से खबर नहीं करोगी। तुम तो उसी शहर में मुझे किसी भी लम्हे पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवा सकती हो। चंद्रिका ने कहा, अगर पिछले जन्म में तुम मेरे खावंद न रह चुके होते तो मैं अब तक तुम्हें गिरफ्तार करवा चुकी होती। बल्कि इस वक्त जब बीकानेर के होटल में पुलिस अफसर ने तुम्हारी तरफ पिस्तौल तान रखा था तो मैं उसके दिल में ख्याल डालती कि उसे हलाक कर दो और वो तुम्हें उसी वक्त गोली चलाकर मार डालता। मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा ख्याल भी अपने दिल में नहीं ला सकती। हिंदू औरत का पति, जिसको तुम मुसलमान खामद कहते हो, उसके लिए भगवान का रूप होता है।
मुझ पर तो तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी पड़ गई है। अगर तुम मुसलमानों के मुल्क पाकिस्तान से निकलकर बीकानेर की मुड़ियों में ना आते तो मेरी तुमसे शायद इस जन्म में कभी मुलाकात न होती, लेकिन ये होकर ही रहना था। मेरी किस्मत तुम्हें पाकिस्तान से यहाँ खींचकर मेरे पास ले आई, लेकिन भगवान ने मुझे मेरे बुरे कर्मों की ये सजा दी कि तुम मुसलमान की हैसियत से मेरे पास आए हो। मुझे इस जन्म का पाप काटना पड़ेगा और अगले जन्म के लिए तुम्हारी हिफाजत करनी पड़ेगी कि तुम गैर कुदरती मौत न मारे जाओ। बूढ़े होकर कुदरती मौत मरो, ताकि मरने के बाद हिंदू मजहब के मुताबिक जवान होकर मेरे पास आ जाओ। मैंने कहा, इसका मतलब हुआ कि तुम ये भी जानती हो कि मैं रॉ के अहमदाबाद वाले हेडक्वार्टर के चीफ तक रसाई हासिल करने के लिए उसकी इकलौती बेटी मीनाक्षी को अपना मुती और अपना मुरीद बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चंद्रिका अभी तक मेरे सामने उसी तरह खड़ी थी। चांद दरख्तों के काफी ऊपर आकर आहिस्ता आहिस्ता नीचे झुकना शुरू हो गया था। मैं दरख्त से टेक लगाए खड़ा था। चंद्रिका ने उसके जवाब में कहा, मुझे तुम्हारे दिल का सारा हाल मालूम है, तुम्हारे सारे इरादों का पता है। मैंने साफ साफ लफ्जों में उसे कहा, तो फिर मीनाक्षी को मेरी मुरीदनी बनाने में मेरी मदद करो। चंद्रिका ने सर्द आह भरी और कहा, तुम जो मकसद लेकर भारतवर्ष में आए हो वो तुम जानो और तुम्हारा काम। मुझे इसमें दखल देने की इजाजत नहीं, मैं इसमें दखल देना भी नहीं चाहती। तुम्हारी जान की हिफाजत की जरूर जिम्मेदार हूँ और वो जिम्मेदारी मैं उस वक्त तक निभाती रहूंगी जब तक तुम भारत के मुल्क में हो। वो बोलते बोलते रुक गई। मैंने भी उसकी बात न काटी। एक पल खामोश रहने के बाद चंद्रिका ने कहा, हाँ, एक बात मैं तुम्हारी खातिर अपने पति देव की खातिर जरूर कर सकती हूँ। मैंने जल्दी से पूछा, वो क्या बात है, जल्दी बताओ। चंद्रिका बोली, अगर तुम अपनी कलाई पर बंधे हुए मंगलसूत्र पर हाथ रख कर मेरी तरफ देखते हुए सिर्फ एक बार ये कह दो कि चंद्रिका तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूँ, इस जन्म में हम जुदा हो गए हैं, अगले जन्म में हम फिर मिल जाएंगे, तो मैं तुम्हें गोकुलदास पांडे की इकलौती बेटी मीनाक्षी के बारे में ऐसी राज की बातें बताऊंगी कि जब तुम उनका जिक्र उसके आगे करोगे तो वो तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। फिर तुम उसे जो कहोगे वो वही करेगी। पहले मैंने सोचा कि मुझे इस किस्म के जुमले अदा नहीं करने चाहिए, क्या मालूम इनमें कोई खास तिलिस्मी मंत्र हो और इसका मुझ पर असर हो जाए और मुझे बहुत गुनाह हो। फिर ख्याल आया कि इस किस्म की बातों से क्या होता है, ये सब हिंदुओं के बुत परस्तों वाले तवहमात हैं। मुसलमान तो बुत शिकन हैं, बुत परस्त नहीं। और फिर महज ये 2-3 जुमले अदा करने से मेरे सीक्रेट मिशन की कामयाबी के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। मैंने चंद्रिका से कहा, ठीक है, मैं ये जुमले दोहराने को तैयार हूँ। फीकी चांदनी में मैंने पहली बार चंद्रिका के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट देखी जैसे उसकी दिल की कली खिल उठी हो। उसने बेख्तियार होकर कहा, मेरे पति देव, अब ज्यादा देर मुझे न तड़पाओ। जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है वो अपनी मीठी आवाज में बोलकर मेरे जन्म जन्म के प्यासे कानों में अमृत रस खोल दो। मेरा क्या जाता था, मैंने उसी वक्त अपना हाथ बाईं कलाई पर बंधे हुए मंगलसूत्र पर रखा और चंद्रिका के चेहरे की तरफ देखते हुए जरा सा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, चंद्रिका तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति देव हूँ। इस जन्म में हम जुदा हो गए थे, अगले जन्म में हम फिर आन मिलेंगे। चंद्रिका तो खुशी से झूम गई। कहने लगी, मैं जानती हूँ तुमने दिल से ये बात नहीं कही, मुझसे अपना मतलब निकालना है, लेकिन अपना मतलब निकालने के लिए भी तुमने मुझे अपने होंठों से अमृत रस पिलाया है। मैं तुम्हारी धन्यवादी हूँ, इसलिए कि खाविद अगर झूठ मूठ भी अपनी बीवी की तारीफ करे तो बीवी को खुशी जरूर होती है। मैं भी तुमसे खुश हो गई हूँ। मैंने कहा, तो फिर अब तुम भी अपना वादा पूरा करो और मुझे मीनाक्षी के मुतालिक वो राज की बातें बताओ जो सिवाय मीनाक्षी के दूसरा कोई नहीं जानता। चंद्रिका कहने लगी, पहली राज की बात तो मैं तुम्हें ये बताती हूँ कि मीनाक्षी हर रोज सुबह नहाने के बाद नया रंगदार जांगिया पहनती है। जिस रोज तुम उससे मिलोगे उसने सुर्ख रंग का जांगिया पहना होगा। दूसरी राज की बात यह है कि उसकी नाफ के नीचे पिछले 1 हफ्ते से अचानक एक फोड़े या फिंसी का उभार सा पैदा हो गया है, जिसके बारे में उसने शर्म के मारे अभी तक अपनी खास लेडी डॉक्टर को भी कुछ नहीं बताया और वो अभी किसी को इसके बारे में कुछ बताएगी भी नहीं। तीसरी राज की बात यह है कि मीनाक्षी ने अपनी एक खुफिया डायरी बना रखी है जिसका नाम उसने प्रेम ग्रंथ रखा हुआ है। अपनी इस खुफिया डायरी में वो अपने दिल की बातें साफ साफ लिख देती है। इस डायरी में उसने अपने एक चाहने वाले चंद्रकांत के बारे में आज सुबह ही लिखा था कि ये शख्स मुझे लंका का रावण लगता है, मुझे उससे नफरत है, मगर उसके साथ प्रेम का ड्रामा रचाकर उसे बेवकूफ बना रही हूँ। चौथी खास बात यह है कि जिस रोज तुम मीनाक्षी से मिलने जाओगे उससे 1 रोज पहले मैं उसके ख्वाब में देवी दरगाह माता के रूप में आऊंगी और उसे कहूंगी कि मीनाक्षी, अगले जन्म में तेरा जन्म लोमड़ी के रूप में होगा, बस तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। ये इशारे बताओगे तो मीनाक्षी तुम्हारी गर्विदा हो जाएगी, आगे उससे काम लेना तुम्हारा काम है। मेरे लिए इतने इशारे ही काफी थे। चंद्रिका ने रॉ के चीफ जीडी पांडे तक पहुंचने बल्कि उसका एतमाद हासिल करने के वास्ते मेरा रास्ता आसान कर दिया था और मेरी कामयाबी का पहला दरवाजा खोल दिया था।
मैंने चंद्रिका का शुक्रिया अदा किया तो वो बोली, इसके एवज मैं तुमसे सिवाय इसके और कुछ नहीं चाहूंगी कि हमेशा मुझे अपनी पत्नी यानी बीवी समझना, और अगर कभी मैं तुमसे किसी ख्वाहिश का इजहार करूं तो इनकार मत करना। इनकार करोगे तो मुझसे तुमने जो जो फायदे हासिल किए हैं वो नुकसान में बदल जाएंगे। मेरी कुछ समझ में न आया कि मेरे नुकसान से उसकी क्या मुराद है, मगर उस वक्त मुझे इन छोटी छोटी बातों पर गौर करने की जरूरत नहीं थी और ना मैं गौर करना चाहता था। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं चंद्रिका, मैं हमेशा तुम्हें अपनी पत्नी यानी बीवी ही समझूंगा। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो तो मैं भी हमेशा तुम्हारी ख्वाहिश का ख्याल रखूंगा। मैंने सोचा अगर इस हवाई मखलूक को, जिसका कोई वजूद ही नहीं है, अपनी बीवी कह देने और समझ लेने में क्या हर्ज है। इतनी देर में आसमान पर सुबह का हल्का हल्का नूर फैलने लगा। चांद को गुरूब हुए भी काफी देर हो गई थी। मैंने कहा, अच्छा चंद्रिका, अब मैं जाता हूँ। चंद्रिका 2-3 कदम चलकर मेरे करीब आ गई। वो हल्की हल्की खुशबू जो पहले मुझे उसके जिस्म से आ रही थी अब करीब से आने लगी। ये कदीम मंदिरों में लगने वाली लोबान की खुशबू थी जो मेरे आसाब को बोझल कर रही थी। वो मेरे इतना करीब आ गई कि मुझे उसके सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए जज्बाती लहजे में कहा, स्वामी मेरा हाथ अपने हाथ में थाम लो। मैंने सोचा कि ये तो हवाई जिस्म वाली है, इसका कोई मादी जिस्म नहीं है, चलो इसकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। मैंने अपना हाथ आगे कर दिया। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैं अपनी जगह पर ठिठक कर रह गया। मेरे बदन में बिजली सी दौड़ गई। चंद्रिका का जिस्म मौजूद था। उसके हाथों में उसके बदन की गर्मी और खून की हरारत दौड़ रही थी। मेरे खुदा, क्या ये औरत जिंदा हो गई है? मैं ये सोच ही रहा था कि चंद्रिका ने उसी तरह सांस लिया जैसे वो लज्जत और सुरूर के इंतहाई मकाम पर पहुंच चुकी हो। उसके होंठों से नीम मधोशी के आलम में ये अल्फाज निकले, आ मेरे पति देव, 1000 बरस के बाद तुम्हारे जिस्म की लज्जत नसीब हुई है। मैंने डर के मारे अपना हाथ पीछे खींचा तो चंद्रिका मेरे साथ लग गई। उसकी जाफरानी साड़ी में से खुशबुओं की लपेटें आ रही थी। उसका जिस्म तप रहा था जैसे उसे बुखार हो गया हो। उसके बदन की हरारत मेरे बदन में दाखिल हो रही थी और मुझे अपना जिस्म गर्म होकर अंगारा बनता महसूस हो रहा था। मैंने एक झटके से अपने आप को चंद्रिका से अलग कर दिया। वो बाजू खोले मेरे सामने खड़ी हसरत और यास से मुझे तक रही थी। सर्द आह भर कर बोली, मेरे पति देव, बहुत जल्द हम दोनों का मिलाप होगा, अब मैं जाती हूँ। और वो दोनों हाथों से मुझे प्रणाम करके वापस मुड़ी और आहिस्ता आहिस्ता चलती दरख्तों के नीचे रात के पिछले पहर के अंधेरे में गायब हो गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए